भाई लोग, वेलकम टू पार्ट 17। अगर आपने पार्ट 16 नहीं देखी हो तो जाकर देख लो, चैनल पर पड़ी है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नारुतो ने जिराया को ओरोचिमारू से मिलाया था। तो चलो आगे बढ़ाते हैं आज की कहानी। पास खड़ा नारुतो चुपचाप मुस्कुराया। शायद उसने अपने गुरु की पुरानी इच्छा को पूरा कर दिया था। गुरु से विदा लेने के बाद नारुतो और जिराया साथ बाहर निकले। जिराया ने अपनी संवेदना से आसपास का माहौल महसूस किया और पाया कि नागाटो और कोनन दीवार के उस पार छिपे हुए हैं। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, अरे भाई, ऐसा कहाँ होता है कि मेजबान मेहमान से मिलने खुद बाहर ना आए। धीरे धीरे नागाटो और कोनन सामने आए। उनकी निगाहें झुकी हुई थीं। उन्होंने शर्मिंदा होकर जिराया से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि कभी वो अपने गुरु पर भी भरोसा नहीं कर पाए थे और खुद पर भी नहीं। लगभग एक भयानक गलती कर बैठे थे। लेकिन जब से उनकी मुलाकात नारुतो से हुई तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जो छोड़ दिया था वो कितना कीमती था। जिराया मुस्कुराते हुए बोला, भविष्यवाणी का बच्चा सिर्फ नारुतो नहीं है। कहानी तभी पूरी होती है जब उसमें तुम्हारा अतीत और उसका वर्तमान दोनों शामिल हों। तभी जिराया द गैलेंट की दास्तान सच में पूरी होती है। चाहे तुम लोग कितने भी बदल जाओ, गुरु होने के नाते मैं हमेशा तुम पर गर्व करूंगा। ये सुनकर नागाटो की आंखें आंसुओं से भर आईं। वो सोचने लगा, अगर उस दिन नारुतो ने मुझे नहीं रोका होता तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। उसी वक्त सूरज की एक किरण ने वर्षों से घिरे बादलों को चीर दिया। सोने जैसी रोशनी नागाटो के आंसुओं भरे चेहरे पर पड़ी, जैसे किसी देवता का आशीर्वाद हो। उस पल उसने अपने मन का बोझ पूरी तरह उतार दिया। कुछ देर बाद वे तीनों गांव के बाहर एक पुराने लकड़ी के झोंपड़े तक पहुंचे। यही वो जगह थी जहां बचपन में कोनन, नागाटो और याहिको ने जिराया के साथ जीवन बिताया था। जिराया ने चारों ओर देखा। वही पुरानी दीवारें, वही यादें, बस वक्त ने उन्हें जर्जर बना दिया था। वो आगे बढ़ा और अपना लाल निशान पलट दिया। मुस्कुराते हुए बोला, अब तो सब वापस घर आ गए। कोनन की आंखें भर आईं। उसने चेहरा मोड़कर सिसकना शुरू कर दिया। नारुतो ने हल्की मुस्कान के साथ सिर खुजाया और कहा, सच कहूं, ये असली हकीकत उस झूठे इन्फिनिट त्सुकियोमी से कहीं बेहतर है। तभी अचानक यूनागी की स्काउट टीम से आपात संदेश आया। शिनोबी अलायंस गांव पर हमला हो गया है। नारुतो ने तुरंत जाने का फैसला किया। उधर ओबिटो अपनी टीम के साथ गांव में घुस चुका था। डेडारा हवा में उड़ता हुआ आंसू बहाते बहाते विस्फोटक मिट्टी फेंक रहा था। बचपन में उसने मजाक में कहा था, कभी तो इस गांव को उड़ा दूंगा, पर आज वो सचमुच उसे नष्ट कर रहा था। तभी ओनोकी उसके सामने आ गया। गुस्से में चिल्लाया, यह मेरा गांव है डेडारा। लेकिन डेडारा ने निश्चिंत होकर कहा, कला किसी सरहद या गांव की मोहताज नहीं होती बुजुर्ग। ओनोकी ने सिर हिलाया और आह भरी, बेवकूफ लड़का, जब तुम्हारे पास कुरोटसुची जैसी पोती थी खेलने को तो तुमने मिट्टी से खेलना चुना और गद्दार बन गया। अचानक ओबिटो समय भंवर से निकलकर प्रकट हुआ। उसका लक्ष्य था पांचों महान देशों के बीच दरार डालना। पहले उसने सोचा था कि ओनोकी सबसे आसान लक्ष्य होगा, क्योंकि वो पहले भी अकात्सुकी को काम पर रख चुका था। लेकिन इस बार ओनोकी दृढ़ता से बोला, मुझमें अब भी विल ऑफ स्टोन जिंदा है, मुझे कम मत आंकना। इसके साथ ही उसने अपने हाथ जोड़कर हमला शुरू किया। तेज सफेद रोशनी आसमान को चीरती हुई नीचे गिरी, लेकिन हमला ओबिटो के शरीर को भेदते हुए निकल गया। आइवागाकुरे का छोटा सा गांव इतनी बड़ी ताकत का सामना नहीं कर सका और कुछ ही पलों में पूरा गांव संकट में घिर गया। अच्छी बात यह रही कि ठीक उसी समय नारुतो वहां पहुंच गया। ओबिटो ने जब उसे देखा तो गुस्से से दांत भींच लिए। फिर से वही लड़का मुसीबत खड़ी करने आ गया। पास खड़ा इताचे कि नारुतो के 9 पूंछ मोड़ को देखकर हैरान रह गया। क्या यही है उस शक्ति का असली रूप, जब कोई क्यूबी को पूरी तरह नियंत्रित कर ले? अचानक ओबिटो नारुतो के पीछे प्रकट हुआ और उसके सिर पर कामुई का वार कर दिया, पर नारुतो तुरंत अपनी गति से किनारे हट गया। 9 पूंछ मोड़ में होने के कारण वो आसानी से ओबिटो की हर हलचल महसूस कर सकता था। ओबिटो ने ठंडे स्वर में कहा, वाकई बड़ा झंझटी इंसान है तू। इस बार नारुतो ने बिना वक्त गंवाए हाथ में रसेंगन समेटा और उसकी ओर लपका। दोनों के शरीर एक पल के लिए आपस में टकराए, पर नारुतो उसके आर पार निकल गया, क्योंकि असली निशाना तो उसके आगे था। इताचे। ओबिटो ने जैसे ही ये समझा तुरंत पलटा और कामुई का दूसरा हमला दाग दिया। मगर उसी पल नारुतो ने स्मोक बम फेंककर उसकी नजरें धुंधला दी। अंधेरे में ओबिटो ने अमातेरासु तकनीक से पलटवार किया, पर नारुतो ने चक्रा हाथ बनाकर उसे रोक लिया। उसने दूसरे चक्रा हाथ से इताचे को थाम लिया और ब्लैक रॉड से उसके शरीर की गति अस्थायी रूप से रोक दी। फिर शांत स्वर में बोला, माफ करना, ऐसे जोर से रोकना नहीं चाहता था, थोड़ी देर में सब समझा दूंगा। इताचे तो अंदर से हिल गई थी। नारुतो की चाल, गति और नियंत्रण पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग थे। ओबिटो ने यह दृश्य देखा तो चेहरा कठोर हो गया। उसे एहसास हुआ नारुतो अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां वो आसानी से जुबी जैसी शक्ति का सामना कर
कर सकता है। इसलिए उसने सोचा कि जब तक सासुके अपनी रिनेगन आंख पूरी तरह सक्रिय नहीं करता, उसे नारुतो से उलझना नहीं चाहिए। कठोर शब्द छोड़कर ओबिटो ने पीछे हटने का फैसला किया और इताची को छोड़कर बाकी सदस्यों के साथ गांव छोड़ दिया। आइवागाकुरे के लोग खुशी से झूम उठे। हर तरफ नारुतो के नाम के जयकारे गूंजने लगे। सबने उसकी समय पर की गई मदद के लिए आभार जताया। थोड़ी देर बाद नारुतो ने ओनोकी से निवेदन किया, क्या आप मुझे लाइटनिंग और वेट रिलीज टेक्निक सिखा सकते हैं? आमतौर पर जिद्दी और हठी ओनोकी ने पहली बार मुस्कुराते हुए हामी भरी, क्योंकि उसे लगा कि नारुतो में सच्चे नेता के गुण हैं। वो अब सिर्फ हीरो नहीं बल्कि उम्मीद का प्रतीक था। और अब जब उसने आइवागाकुरे की रक्षा की थी तो उसे मना करने का सवाल ही नहीं उठता था। नारुतो ने सचिव से मिले स्क्रॉल को आदर पूर्वक लिया और झुककर सच्चे मन से धन्यवाद कहा। इसके बाद वो इताची को साथ लेकर कुमोगाकुरे की ओर लौट पड़ा। उधर अकात्सुकी के बेस में कई दिनों से बेहोश पड़ा सासुके आखिरकार होश में आया। उसकी बाईं आंख अब रिनेगन में बदल चुकी थी। अचानक शक्ति के इस विस्फोट ने उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास जगा दिया। अब मैं पूरी तरह जाग चुका हूँ। इसी बीच ओबिटो हार के बाद डेडारा और बाकी सदस्यों के साथ बेस पहुंचा। वहां मौजूद अब तो तूने गुस्से में पूछा, हमारे इताची ओबिटो के बीच का चक्रा लिंक कैसे कट गया? इससे पहले कि ओबिटो कुछ कहे, डेडारा हंसते हुए बोला, इताची तो उस कमजोर को नारुतो ने पकड़ लिया। अब तो पूरा खेल पलट गया। ये सुनकर अब तो सासुके का चेहरा सफेद पड़ गया। उसी पल अंधेरे से कोई आगे बढ़ा। वो था सासुके। उसने ठंडे लहजे में कहा, अभी जो तुम इताची की बात कर रहे थे वो क्या सच है? डेडारा ने दांत पीसते हुए पूछा, सासुके तू यहाँ कैसे? क्या तू अपने ही अल्टीमेट आर्ट में खत्म नहीं हो गया था? सासुके ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, ऐसे बच्चों वाले जुत्सु को भी तुम आर्ट कहते हो? अधिक से अधिक वो बस थोड़ी सी धूल उड़ा सकता है। ये सुनकर डेडारा गुस्से से कांप उठा। उसने तुरंत दोनों हाथ थैले में डालकर अपनी विस्फोटक मिट्टी तैयार करनी शुरू की। लेकिन सासुके ने अपनी रिनेगन से बस एक नजर डाली और डेडारा वहीं पर जड़ होकर रुक गया, हिल तक नहीं पाया। ये देखकर ओबिटो मुस्कुराया। इस रिनेगन की शक्ति शायद नारुतो से भी आगे निकल जाए। अभी तो एक ही आंख जागी है, पर इससे ही वो सारे टेल्ड बीस्ट्स पर नियंत्रण पा सकता है। लेकिन इस समय सासुके के दिमाग में बस एक ही सवाल था, नारुतो कहाँ है? उसकी नई रिनेगन मानो खुद उस दिशा में प्रतिक्रिया दे रही थी। ओबिटो ने शांत स्वर में कहा, थोड़ा सब्र रखो, जब तक इस आंख की शक्ति को पूरी तरह समझ ना लो तब तक नारुतो, जिसके पास क्यूबी और सेज मोड दोनों हैं, उससे भिड़ना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। सासुके ने भौहें सिकोड़ ली। उसे गुस्सा तो आया, पर बात गलत भी नहीं थी। वो ओबिटो के साथ बेस के भीतर चला गया। वहां ओबिटो ने अपनी आंखें चौड़ी की और कामुई स्पेस से गेडो मजो बाहरी दानव प्रतिमा को बाहर निकाला। थोड़ी जानकारी देने के बाद उसने सासुके से कहा कि वो अपनी रिनेगन से इस प्रतिमा के साथ नया समनिंग कॉन्ट्रैक्ट करे ताकि नारुतो उसे कभी समन न कर सके। अब इस प्रतिमा में पहले से ही 7 पूंछ वाले दैत्य बीजू समा चुके थे। ओबिटो ने कहा, इन 7 बीजुओं की ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करना ही हमारी जीत की कुंजी होगी और ये सिर्फ तुम कर सकते हो। सासुके गर्व से मुस्कुराया। उसे लगा अब कोई भी शिनोबी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसने तुरंत अपनी नई आंख की ट्रेनिंग शुरू कर दी। ओबिटो बेस के गहरे हिस्से से बाहर आया और काबूतो के पास पहुंचा। उसने आदेश दिया, अब चौथा महान शिनोबी युद्ध शुरू करने की तैयारी करो। चांद की आंख योजना, मून्स आई प्लान, अब फिर से सक्रिय हो चुकी थी। दूसरी ओर नारुतो इटाची को साथ लेकर कुमोगाकुरे वापस आया था। नागाटो ने इटाची की चक्रा उपस्थिति महसूस की और तुरंत पहुंचा। नागाटो ने इटाची को देखकर खुशी जताई, लेकिन इटाची आश्चर्य में था। वह नागाटो को नहीं पहचान पा रहा था। उसने कहा कि वह पहले जिन मुखियों को जानता था वे अलग थे, वही तेज तर्रार छवि। नारुतो ने समझाया, ये नागाटो हैं जिन्हें तुम पेन के असली रूप के रूप में जानते हो और वे मेरे गुरु जिराया के भी शिष्य थे। इटाची ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, आगे बढ़ने के लिए आपकी सीख चाहिए गुरु। दोनों एक दूसरे से सहज लगने लगे। नारुतो ने इटाची को ओबिटो के नियंत्रण से मुक्त कराते हुए हाल की घटनाएं बताईं और यह भी बताया कि उसने अब तक सासुके को पूरी सच्चाई नहीं बताई, बल्कि उसकी नफरत को शक्ति में बदल दिया। इटाची ने गंभीरता से कहा, मैं भी कभी ऐसा ही था। कभी कभी दुश्मन को हराने के लिए अपनों को भ्रमित करना पड़ता है, पर मुझे विश्वास है कि तुम सासुके को वापस ला सकोगे और अगर तुम अकेले न कर पाओ तो शिसुई जैसी मदद भी आखिरकार काम आ सकती है। ये सुनकर नारुतो गहरे भावों से प्रभावित हुआ। इटाची, जिसने गांव को सबसे ऊपर रखा था, ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो गांव को बचाना तो सासुके को बचाना से भी ज्यादा अहम है। इतने बड़े त्याग को सुनकर नारुतो के मन में नई ठान उठी। उसने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हें पता है शिसुई का शरीर कहाँ है? इटाची कुछ पल चुप रहा और पूछा, तुम यह क्यों जानना चाहते हो नारुतो? और नारुतो ने साफ कहा, क्योंकि अब वक्त आ गया है सासुके को उसके अंधकार से बाहर निकालने का। शिसुई वाकई एक अनमोल प्रतिभा था। भविष्य में उस कबीले के खिलाफ होने वाली लड़ाई में अगर शिशुई जैसा साथी साथ होता तो रास्ता काफी आसान हो जाता। इटाची कुछ देर तक चुप रहा। दिल से वो फिर से शिशुई के मामले में दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन नारुतो की बातों में सच्चाई थी। निंजा दुनिया के भविष्य के लिए
उन्हें इस बार अपनी पूरी ताकत झोंकनी ही थी। शिशुई का शव तो उस दिन से ही गुप्त रूप से छिपा दिया गया था, जिस दिन उसने चट्टान से छलांग लगाई थी। ये सुनकर नारुतो और इटाची दोनों ही उत्साहित हो उठे। कुछ देर बाद वे सब मिलकर ओरोचिमारू की प्रयोगशाला पहुंचे। ओरोचिमारू ने जब उन्हें देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो तो सालों से इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने जीभ बाहर निकालते हुए हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि शिशुई का शरीर उसके लिए बेहद कीमती नमूना था। इटाची भी हैरान था। उसे यकीन नहीं हुआ कि ओरोचिमारू तेनके की मुहर से भी बच निकला। नारुतो मुस्कुराया और बोला, सांप अंकल तो वैसे भी दाइत्सुची आए तब भी नहीं मरेंगे। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, तैयारी कर लो, मुझे रिने टेंसेई का प्रयोग करना है शिशुई को वापस लाने के लिए। यह सुनकर इटाची और नागातो दोनों चौंक गए। सबसे पहले नागातो ने विरोध किया। एक रिनेगन धारक होने के नाते वो इस जुत्सु की कदीमत भली भांति जानता था। इटाची ने भी नारुतो का साथ देने से इनकार कर दिया। अब जब उनका शरीर एदो टेंसेई से बना था तो कुछ मायनों में उनके पास अमृता का लाभ था। लेकिन नारुतो ने कहा, एदो टेंसेई का शरीर अमर है, मगर ताकत हमेशा इसी स्तर पर रुकी रहेगी। शिशुई की प्रतिभा अगर एक स्वस्थ शरीर में लौट आए तो वो निंजा दुनिया को नई दिशा दे सकता है। इतना कहते हुए नारुतो ने अपने पांव से एक स्क्रॉल निकाला। वो गारा ने उसे दिया था। इसमें वही जीवनांतरण जुत्सु लिखा था जिसका प्रयोग चियोबुआ ने गारा को पुनर्जीवित करने के लिए किया था। नारुतो की योजना थी, जब वो रिने टेंसेई से शिशुई को पुनर्जीवित करेगा और खुद मरेगा तो उसी क्षण ओरोचिमारू श्वेत जेत्सु को नियंत्रित करके जीवनांतरण जुत्सु से उसे फिर से जीवित कर देगा। एक प्रकार से ये एक पुनर्जीवन चक्र बन जाएगा और अगर सब ठीक रहा तो निंजा दुनिया को एक पूर्ण और शक्तिशाली शिशुई मिल जाएगा। नागातो ने पूरा प्लान सुनने के बाद सिर हिलाया। ये सब बस सिद्धांत में संभव है, उसने कहा। अगर जरा भी गलती हुई तो पूरा भविष्य मिट जाएगा। नारुतो चुप रहा। वो जानता था कि नागातो सही कह रहा है, लेकिन अब पीछे हटना भी संभव नहीं था। आखिर में नागातो ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर रिने टेंसेई का इस्तेमाल होना ही है तो उसे मैं करूंगा। अब भी उसके पास एक रिनेगन शेष था। नारुतो कुछ पल के लिए ठिठक गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि नागातो खुद ये जिम्मेदारी उठा लेगा। तो बस यही तक था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।